हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग 2। और आज हम लोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग और फ्रॉग इज ए डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट वेयर टू गेज फेसेस क्रॉसेस ईच अदर टू परमिट द फ्लेंज ऑफ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। तो ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि टर्नआउट में होता क्या है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आपको जो ट्रेन को है पास कराना होता है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है पास करना उसको पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे एक रेल दूसरे रेल को क्रॉस करता है तो उसको हम लोग क्रॉसिंग या फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग और फ्रॉग जो होता है इसमें हम लोग का मेन पर्पस होता है कि हम लोग का जो रेल का व्हील का जो फ्लेंज है वो इजीली यहाँ से पास कर सके इस क्रॉसिंग के थ्रू। ठीक है, देयरफॉर ए गैप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द थ्रो ऑफ द टू द नोज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच द फ्लेंज्ड व्हील ग्लाइड्स और जंप। तो जहाँ पे जो है कि आपका जो क्रॉसिंग है, जो वहाँ पे जो नोज बन रहा है उसके गैप से आपको व्हील को फ्लेंज को पास कराना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस गैप के थ्रू व्हील का जो फ्लेंज है वो इजीली पास कर पाता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट this flange wheel negotiate the gap properly and does not strike the node, the other wheel is guided with the help of check rail। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे ये इजीली जो व्हील का फ्लेंज है वो यहाँ से मूव कर जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो है ट्रैक में जो रेल के व्हील का जो है मूवमेंट हो लेटरली मूव ना करे। तो उसको मूवमेंट को कन्फाइन करने के लिए हम लोग इस क्रॉसिंग के अपोजिट साइड में हम लोग एक्स्ट्रा रेल प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं चेक रेल। तो ये दो एक्स्ट्रा रेल जो हो गया वो गया चेक रेल, यहाँ पे जैसे कि यहाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो क्रॉसिंग के पास है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विंग रेल। ये करता ये है कि जो ट्रेन के जो व्हील का लेटरल जो मूवमेंट है वो ट्रेन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो मूवमेंट है उसको कन्फाइन करता है। कन्फाइन करने से होता क्या है, वो इजीली मूव कर जाता है। किसी तरह का जो रेल का व्हील है वो जाकर आपके इसके नोज पर हिट नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉसिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉसिंग में। तो मेजर जो कंपोनेंट है वो है टू रेल्स जो कि होते हैं द पॉइंट रेल एंड द स्प्लाइस रेल which are machined to form a notch. The point rail ends at the notch where the splice rail joined at little bit behind the notch। ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे दो तरह के रेल को ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। पॉइंट रेल वो होता है जिसका हम लोग पॉइंटेड होता है, मतलब जिसमें हम लोग जस्ट ये नोज बनाते हैं और उसी पॉइंट को सपोर्ट करता है, टच होता है आपका स्प्लाइस रेल। स्प्लाइस रेल यहाँ पे वो जस्ट टच करेगा उसके नोज से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरेटिकल। द पॉइंट रेल शुड बी in a point and be made as thin as possible, but such a knife edge of the point rail would break off under the movement of traffic। तो अगर ये पूरी तरह से पॉइंटेड होगा तो जो आपका व्हील जा रहा है तो जाके वो पॉइंट को हिट करेगा, हिट करने से ये जो है पॉइंट है वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इस पॉइंटेड जो नोज है उसको हम लोग कट कर देते हैं, स्लाइटली कट कर देते हैं, जो कि लगभग 6 mm के अबव थिकनेस पर हम लोग कट करते हैं। The toe of the blunt nose is called actual nose of crossing. The theoretical point where gauge face from both side intersect is called theoretical nose of crossing। ठीक है, तो होता ये है कि जहाँ पे कट होता है उसको बोलते हैं हम लोग actual nose of crossing ANC, और जहाँ पे इसको मिलना चाहिए था, जहाँ तक नोज होना चाहिए था उसको बोलते हैं TNC theoretical nose of crossing। The V rail is planned to a depth of 6 mm at the nose and run out in 89 mm to stop a wheel running in the facing direction from hitting the nose। तो हम लोग के पास 6 mm का ये गैप होता है, उसके बाद फर्दर आपका 89 mm का गैप होता है, जिसकी वजह से आपका जो रेल व्हील है अगर हिट कर सकता था वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और फर्दर जो पॉसिबिलिटी थी कि आपका जो रेल व्हील है वो जाकर आपके नोज में आपका यहाँ पर हिट कर सके, इसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग फर्दर प्रोवाइड करते हैं टू विंग रेल। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ अ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रिंग रेल दैट कन्वर्जेस टू फॉर्म ए थ्रोट एंड डाइवर्ज अगेन ऑन अदर साइड ऑफ द नोज। विंग रेल आर फ्लेयर्ड एट द एंड ऑफ फैसिलिटेट द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द फ्लेंज व्हील इन द गैप। तो विंग रेल है, वहाँ विंग रेल को गैप के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर जाके उसको कन्वर्ज करा देते हैं। कन्वर्ज करने का पर्पस ये होता है कि आगे
कि फर्दर यहाँ से कभी ट्रेन एंटर कर रहा है तो ट्रेन का व्हील एंटर कर रहा है तो इजीली उसका जो फ्लेंज है वो अंदर से वो एंटर कर सके। ठीक है, सिमिलरली एक पैच ऑफ चेकर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके फर्दर आपके लेटरल मूवमेंट को आपको उसको कन्फाइन करता है to guide the wheel flange and provide a path for them, therefore preventing them from the moving sideways, which would otherwise may result in the wheel hitting the nose of the crossing as it moves in the facing direction. तो अगर आप फेसिंग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आपका जो व्हील है वो आपके एबी में आप मूव कर रहे थे, ठीक है, तो अगर आपका जो व्हील है वाइब्रेशन की वजह से अगर वो इधर आपका चला गया है, आपका इस डायरेक्शन में आपका सी की तरफ चला गया है व्हील, तो आपके व्हील को ये जो चेक रेल की हेल्प से वो उसको इधर इस साइड में ही रखता है, जिसकी वजह से आपका जो हिट आने का चांस था नर्व्स को वो कम हो जाता है। तो इस तरह आपका चेक रेल और विंग रेल हम लोग फैसिलिटेट करता है जो कि रेल के जो साइड में मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है मूव करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पे, कितने टाइप ऑफ क्रॉसिंग होते हैं। एन एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग in which the intersection of the two gauge face form an acute angle. For example, when a right rail crosses left rail, it makes an acute angle, acute crossing. Thus, unlike rail crossing from an acute crossing, ठीक है। तो जब आपके दो ट्रेन का जो दो रेल का जो गेज फेस है वो एक दूसरे को कट कर रहा हो और एक एक्यूट एंगल बना रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है। तो इस तरह का जो दो ट्रेन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे कोई टर्न आउट नहीं हो रहा है, तो मेन इसमें क्रॉसिंग ही है। तो इस केस में होता यह है कि यहाँ पे एक गेज फेस है, यहाँ फर्दर गेज फेस यहाँ है, दोनों गेज के फेस के बीच में आपका एक्यूट एंगल बन रहा है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका लेफ्ट जो रेल है वो राइट को क्रॉस करे या राइट जो रेल है वो लेफ्ट को क्रॉस करे, जो आपका अनलाइक रेल क्रॉसिंग है। अनलाइक है मतलब कि वो लेफ्ट अलग था राइट अलग है, लेफ्ट राइट को क्रॉस कर रहा है, राइट या लेफ्ट को क्रॉस कर रहा है, तो इसी केस में हम लोग बनता है एक्यूट क्रॉसिंग। Next, an obtuse or diamond crossing is in which the two gauge face meet at an obtuse angle. ठीक है, when a right or left rail crosses a similar rail, it makes an obtuse crossing. तो जब आपका एक गेज फेस यहाँ पे है और दूसरा गेज फेस यहाँ पे, वो आपका पॉइंट पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग। तो ये केस तभी हो पाता है जब आपका लेफ्ट रेल को क्रॉस कर रहा हो या राइट रेल राइट को क्रॉस कर रहा हो, तो इस केस में बनता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल और डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है, एक्यूट एंगल को हम लोग वी क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ऑब्ट्यूस को हम डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। तो इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों दो रोल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस कर रहा हो, तो राइट एंगल पर क्रॉस कर रहा हो तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे स्क्वायर क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग एज पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो क्रॉसिंग कितने टाइप के होते हैं, आप उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे मेनली ये तीन टाइप के होते हैं। इन्हें बिल्ट अप क्रॉसिंग, टू विंग रेल एंड ए वीक सेक्शन क्रॉसिंग ऑफ a splice and point rail are assembled together by means of bolt and distance block to form a crossing. This type of crossing is commonly used on Indian Railways. Such crossing have the advantage that their initial cost is low and their repair can be easily carried out by simply by welding or replacing each constituent separately. A crossing becomes unserviceable when repair is more than 10 mm. A built-up crossing, while however lack rigidity, the bolt requires frequent checking and sometimes break under the fast and heavy traffic. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्रॉसिंग की, तो क्रॉसिंग में अगर आपका इस तरह का जो हम लोग स्प्लाइस बनाते हैं कि एक आपका पॉइंट रेल होता है, दूसरा होता है आपका स्प्लाइस रेल। तो पॉइंट रेल स्प्लाइस रेल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है, ब्लॉक को हम लोग फिर उसको बोल्टिंग कर देते हैं। तो बोल्टिंग करने के बाद हम लोग जो भी इस तरह क्रॉसिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं बिल्ट अप क्रॉसिंग। ये आपका बहुत सा सिंपल है कि आपको बस कट करना होता है रेल को और उसको यहाँ पे होल करके यहाँ पे सिर्फ बोल्टिंग करना होता है। तो ये आपका इजी है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग इंडियन रेलवे में इस्तेमाल भी करते हैं और उसका इनिशियल कॉस्ट भी कम आता है क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है इसको। तो आप सिंपल इसको बोल्टिंग करके आप कर सकते हैं। तो अब पर ये है कि आपका बार बार सर्विस करना पड़ेगा इसको आपको, क्योंकि वो आपका बोल्ट है वो लूज हो सकता है यहाँ पे और इसमें थोड़ा रिजिडिटी की कमी होती है, तो फ्रीक्वेंट आपको चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कास्ट स्टील क्रॉसिंग। दिस इज one piece crossing with no bolt and therefore require very little maintenance. Comparatively, it is more rigid crossing since it consists of one complete mass. The initial cost of such crossing is
however quite high, and it refers and maintenance pose a number of problems. Recently, cast manganese steel crossing, which is have longer life, has also been adopted. तो कास्ट स्टील जो है सीएमएस स्टील जो कास्ट मैग्नीज स्टील है का है वो उस तरह क्रॉसिंग अगर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ये जो आपका पॉइंट रेल है और आपका जो ये स्प्लाइस रेल है दोनों पहले से ही कास्ट होके आ गए, डिजाइन किया कि कास्ट होके आया, और उसको हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ये इसका मेंटेनेंस कम लगेगा और ये रिजिड भी होगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा, आपको बार-बार चेक करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कॉस्ट जो है हाई का होगा, आप उसको जिससे आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो हाल ही में जो सीएमएस स्टील सीएमएस जो क्रॉसिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर भी होगा, लॉन्गर लाइफ होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा कंबाइंड कास्ट क्रॉसिंग भी एक टाइप होता है, इसमें जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्ट अप एंड कास्ट स्टील क्रॉसिंग consist of a cast steel nose finished to ordinary rail face to form the two leg of the crossing। मतलब कि ये सिंपल आपका रेल ही होता है, तो इसमें पहले से कास्ट किया हुआ आता है, तो उसको हम लोग कैसा करते हैं कि वो जाकर वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तो आपका एक तरह से कंबाइंड भी है और कास्ट करके रिजिडिटी मतलब उसको वेल्ड करके हम लोग रिजिडिटी बढ़ा भी देते हैं। तो ये आपकी कंबाइंड रेल और कास्ट क्रॉसिंग रेल है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपका एक और डिफरेंट टाइप का रेल क्रॉसिंग होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं पहले। इन ए स्प्रिंग क्रॉसिंग वन रेल इज मूवेबल एंड इज हेल्ड अगेंस्ट वी ऑफ द क्रॉसिंग विद ए स्ट्रॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग व्हाइल द अदर रेल इज फिक्स्ड। तो इस केस में होता है कि एक जो है विंग रेल आपका फिक्स होगा, दूसरा जो है विंग रेल आपको यहाँ पे इसके हेलिकल स्प्रिंग में अटैच्ड होगा और ये वी के रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है, ये मूवेबल विंग रेल, मतलब आपका इस तरह का मूवमेंट इसमें हो सकता है। व्हेन ए व्हीकल क्रॉसिंग एंड द व्हीकल डज नॉट नीड टू नेगोशिएट एनी गैप एट द क्रॉसिंग। तो इस तरह का जो आपका जो क्रॉसिंग है स्प्रिंग और मूवेबल क्रॉसिंग जो है, इस तरह के अरेंजमेंट में जैसे हम लोग रेल को मूव कराते हैं तो यहाँ पे जो फ्लेंज है आपका व्हील का वो इजीली यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा और उसके साथ बीच में कोई गैप को भी आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये बेनिफिट मिलता है हम लोग को। इन द केस ऑफ व्हीकल हैज टू पास ओवर ए टर्नआउट ट्रैक द मूवेबल विंग इज फोर्स्ड आउट बाय व्हील फ्लेंज एंड द व्हील हैविंग टू नेगोशिएट गैप एज इन ए नॉर्मल टर्नआउट। तो इस केस में अगर आपको टर्नआउट से पास कराना है तो अगर आपको टर्नआउट में इस तरह से ये यहाँ इस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है तो होता ये है इसमें कि यहाँ पे जैसे व्हील फ्लेंज यहाँ जाएगा तो व्हील फ्लेंज के प्रेशर की वजह से ये अपने स्प्रिंग की जो है स्प्रिंग में आपका मूवमेंट होगा और ये ट्रैक अपने आप पीछे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके जो फ्लेंज है वो इजीली यहाँ इसमें ग्लाइड कर पाता है, आगे मूव कर पाता है। ये बेनिफिट है इसमें। This type of crossing is useful when there is a high speed traffic on the main track and slow speed traffic on the turnout track। तो मेन अगर आप इसमें हाई स्पीड ट्रैफिक है और इसमें आपका लो ट्रैफिक है तो इस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होता है कि बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। अगर डिस्कस करें हम लोग पोजीशन ऑफ स्लीपर एट द पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। स्लीपर्स आर नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द ट्रैक at the point and crossing। a situation arises when the sleeper have to cater to the main line as well as to turn out position of the track। तो आपका जो है जो स्लीपर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पर इस केस में होता है टर्नआउट पर कि आपको दोनों तरह के ट्रैक को आपको कैटर करना होता है स्लीपर्स को। तो इस केस में फॉर दिस पर्पस लॉन्गर स्लीपर्स आर आइदर यूज्ड फॉर सेम लेंथ ऑफ द ट्रैक और स्लीपर ऑफ सेम साइज आर इंटरलेस्ड। तो दो तरह कंडीशन हो सकते हैं कि आप या तो पूरा लॉन्ग साइज के आपके स्लीपर्स इस्तेमाल कीजिए या फिर आप इस तरह के जो स्लीपर्स है उसको लेसिंग कर इंटरलेस कर दीजिए, मतलब उसमें वो फंसा दीजिए। तो इस केस में होता है कि आपका थोड़ा इसमें एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक चाहेंगे कि दोनों ट्रैक सेम लेवल पे हो तो पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का रेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सारे ट्रैक को एक सेम लेवल में रख सके। पर यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम ये भी आती है कि लॉन्गर टाइप का स्लीपर्स है तो आपको इसको कैरी करने में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि आप और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। ये थोड़ा आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज है इस तरह के लॉन्गर रेल्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर एंड एंगल ऑफ क्रॉसिंग।
तो जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे कि रेल ट्रैक में जो नंबर्स होते हैं कि जो 1 इन n जो था क्रॉसिंग का 1 इन 8.5 1 इन 12 वो उसमें n क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग इज डेजिग्नेटेड either by the angle of the gauge face make with the other or more commonly by the number of crossing। ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है उससे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं या फिर डेजिग्नेट करते हैं नंबर ऑफ एंगल नंबर ऑफ क्रॉसिंग से, मतलब जो कि n होता है। There are three methods of measuring the number of crossing and the value of endross also depend upon the method adopted। तो n का वैल्यू वेरी कर सकता है आपके जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं उस अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आता है ब्रिटेन एंड यूएसए में, मतलब कि यहाँ पे एक गेज फेस है, दूसरा गेज फेस यहाँ पे है आपके ट्रेन का रेल का। तो इस केस में 1 है, अगर हम लोग 1 मीटर लेंथ लेते हैं तो इसमें आपका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं n की जो वैल्यू आएगी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अगर इसका cot अल्फा बाई 2 अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर बेस आपका यहाँ पर n है बाई 1/2। इस केस में हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है सेंट्रल मेथड में। नेक्स्ट मेथड है राइट एंगल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे। ये आप याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे में हम लोग यही इस्तेमाल करने वाले हैं। इन दिस मेथड n इज मेजर्ड अलोंग द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ए कोस मेथड। कोस मेथड में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक गेज फेस ये है दूसरा गेज फेस ये है, तो एक गेज फेस से दूसरे गेज फेस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। इस केस में जो आपका 1 मीटर का लेंथ बन रहा है परपेंडिकुलर का, तो n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो cot अल्फा है उसका वैल्यू हो जाएगा m/1। तो आपको सिंपल n इक्वल टू cot अल्फा को हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड। इन दिस मेथड n इज टेकन एज वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द n आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस केस में अगर यहाँ पे हम लोग का 2 गेज फेस बन रहा है तो इस केस में हम लोग परपेंडिकुलर ना मान के हम लोग इस लेंथ को मानते हैं कि ये n है। ठीक है, तो इस केस में जो होता है साइन अल्फा बाई 2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 1/2 और हाइपोटेन्यूज आपका n है। तो यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 जो होता है 2n होगा, तो n का वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ cos अल्फा बाई 2। तो ये हम लोग मेनली राइट एंगल मेथड को लेके चलेंगे, n cot अल्फा को ही आगे जो हम लोग ड्रैग करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्रैग करेंगे टर्न आउट का डिजाइन का, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने डिस्कस कर लिया है पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स यानी स्विच के बारे में, स्विच में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में। उसके बाद डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्रॉसिंग के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद टर्न आउट क्या जो सारे जो कंपोनेंट है वो डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्न आउट को डिजाइन कैसे करते हैं, मतलब कि टर्न आउट के जो कंपोनेंट्स होते हैं स्विच रेल आपका हो गया, लीड रेल हो गया, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।